अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट हरीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हाफिज नजमुस साकिब। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहेंगे। बात का आगाज यहाँ से मैं करूँगा हरीमा कि कई दफ़ा आपको इस किस्म की सीट एंकरिंग की या इस किस्म का शो जो है ना जब मिल जाए तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। और आज हम लोग जितना इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश है हमारी वो हम ऑडियंस को भी देंगे और हाँ। ख़ुद भी करेंगे, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कैमरा उस तरफ मूव होता जाएगा, पूरा पाकिस्तान उनको जानता, उनको पहचानता, उनके काम से बहुत मोहब्बत और बहुत प्यार करता है। एक नहीं, दो नहीं, 3 जनरेशन्स जो हैं उनके काम को देखती हुई आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक यूनिवर्सिटी का खुद दर्जा रखती हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमगा इम्तियाज, इंटरनेशनल अवार्ड्स, निगार अवार्ड्स, लाइफस्टाइल अवार्ड्स, जितने अवार्ड्स की बात की जाए वो कम है। और वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों का काम जो है ना वो किसी अवार्ड या किसी की जो है ना तारीफ का मोहताज नहीं होता। हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपना वक्त दिया और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक ये कन्वर्सेशन होगी 2 शागिर्दों की और एक उस्ताद के दरमियान। तो हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं जनाब गुलाम मोइनुद्दीन साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। नहीं, शुक्रिया नहीं, ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आपने बुलाया है। और माशाल्लाह नया चैनल है, अभी लॉन्चिंग हो रही है इसकी, तो मुझे खुशी हुई है कि एक और चैनल का इजाफा हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस होगी, एंटरटेनमेंट मिलेगी यहाँ से। और इससे बढ़ के ये है कि लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस सफ़र का जो यहाँ हम देख रहे हैं, एक इंसान जो ख़ुद में बज़ाते ख़ुद एक एकेडमी है, एक यूनिवर्सिटी है, इस सफ़र का आगाज़ हम सब जानते हैं कि रेडियो पाकिस्तान से हुआ, लेकिन उसके अलावा अपने बारे में बताएं, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा सुनना चाह रहे हैं आपसे। हाँ देखें, अपेरेंटली तो ये बहुत बड़ा सफ़र है, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर बहुत यंग था मैं, स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तो रेडियो से मैंने किया बज़्म तलबा, स्टूडेंट्स बेस्ड प्रोग्राम होता था वो कराची रेडियो से। उसके बाद फिर वो जब आना जाना शुरू हुआ रेडियो पे तो ये हुआ कि कमर्शियल प्रोग्राम्स भी मैं करूं, तो मैं देखता था अपने सीनियर्स को। फिर मैं जब कमर्शियल प्रोग्राम्स के ऑडिशन के लिए गया तो मुझे फ़ेल कर दिया उन्होंने कहा नहीं आप नहीं सूट। मैं कहा अच्छा भाई ठीक है। बहरहाल फिर वो एक रास्ता बना, फिर वो कमर्शियल प्रोग्राम में हो गया। वहाँ से फिर इसके बाद मैंने मॉडलिंग की एंड देन वॉइस ऑफ अमेरिका मैंने किया, फिर टीवी मैंने किया, काफ़ी प्लेज मैंने किए। एक प्ले मेरा था जहाँ से मुझे ये ब्रेक थ्रू मिला, एक था कंवर आफ्ताब साहब का जिससे मैं बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया, और उसके बाद दूसरा प्ले था कितनी आंखें कितने ख्वाब, कासिम जलाली साहब का। तो वो प्ले जो था वो देखा हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर, इज़ अ ग्रेट मैन, शबाब किरानी साहब ने। रेगुलर उनकी फिल्में बनती थी, एक फैक्ट्री थी फिल्म मेकिंग की, एंड ही वाज अ स्टूडियो ओनर एंड वंडरफुल पर्सन। तो उन्होंने मेरा प्ले देखा, तो उन्होंने मुझे फिर कांटेक्ट किया, तो आई वाज रिलक्टेंट। मैंने कहा भाई खुदा ना खास्ता अगर फिल्म फेल हो गई, उस ज़माने में किसी की फिल्म नहीं चलती थी, जो नए लोग आते थे ना हर एक की फिल्म फ्लॉप होती। तो मैंने कहा मेरे दोस्त ही मुझे नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ताने मारने में रिकॉर्ड लगाना मेरा। एनीवे थैंक गॉड वो फिर शबाब साहब खुद आए कराची, उन्होंने आकर मुझे कहा कि नहीं आप बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं फिल्म के लिए, तो इस वजह से आप चलोगे। उन दिनों मेरा ये था कि मैं अमेरिका चला जाऊँ, मेरे ग्रुप के जितने भी दोस्तों सब अमेरिका चले गए। तो बहरहाल वो उन्होंने आके मुझे कन्विंस किया, फिल्म चल गई, मेरा नाम है मोहब्बत, और वो ऐसी चली कि अभी भी लोगों के जहनों में चल रही है फिल्म, ठीक है ना, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इवन मतलब मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो उसकी जो सक्सेस है दैट क्रेडिट गोज़ टू शबाब किरानी साहब। आप यकीन नहीं करेंगे कि उसको अमेरिकन्स ने देखा उस फिल्म को, सऊदी अरब के लोगों ने देखा है, पता नहीं कहाँ, चाइना में तो खैर बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो चली है, 17-18 साल चली। तो वो एक मेजर ब्रेक थ्रू था मेरे लिए। उसके बाद फिर ये हुआ कि चलता रहा,
बहुत फिल्में की, पाकिस्तान से बाहर भी की, जॉइंट वेंचर्स भी किए, पाकिस्तान बांग्लादेश एंड श्रीलंका, पाकिस्तान थाईलैंड और पाकिस्तान रशिया, ये सारे जॉइंट वेंचर्स थे मेरे। उसमें सब बाहर की हीरोइंस थी मेरे साथ। थाईलैंड की हीरोइन एक मेरे साथ थी, फिर एक रशियन हीरोइन थी मेरे साथ, और बांग्लादेश की एक हीरोइन थी मेरे साथ। पाकिस्तानी तो खैर सभी भी थी, मुझसे सीनियर भी थी, मुझसे जूनियर भी थी, तमाम हीरोइंस थी। तो बस ये चलता रहा। फिर वो चूँकि रेडियो मैंने किया हुआ था, उसकी वजह से फिर वो कुछ वॉइस ओवर के जो प्रोग्राम्स थे वो भी आए। जो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वॉइस ओवर के हवाले से, वो थी जिना फिल्म में कायद-ए-आज़म का जो कैरेक्टर था, हाँ, उसकी उर्दू वर्जन की डबिंग फिर मैंने की। और वो ऐसे नहीं कि मैंने उसको ऑडिशन दिया था, और वो ऑडिशन जो क्लिप्स बने फिर वो उन्होंने वहाँ भेजे हॉलीवुड, क्योंकि टीम ही वहीं की थी सारे, तो उन्होंने फिर मुझे अप्रूव किया। और काफ़ी वॉइसेस थी उसमें, मोर देन 50 वॉइसेस, तो उन्होंने मुझे अप्रूव किया। अच्छा क्या बात सर, हम लोगों ने बढ़ना है अपने सेगमेंट की तरफ, लेकिन उससे पहले ताकि हमारा आगे का जो इंटरव्यू है वो इस तरह चले, मैं जानना चाहूँगा कि ये आपका एक बहुत ही खूबसूरत नाम जो आपको मिला गुल्लू भाई के नाम से, ठीक है, इसकी क्या स्टोरी है? हम लोग वापस आएंगे, मैं वो सुनूंगा, और फिर अगर आपकी इजाजत होगी तो हम इसी नाम के साथ जो है इंटरव्यू आगे बढ़ाएंगे। यस, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, तो सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें करनी है हमारे साथ में। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं आप? आपको कितना अच्छा लगता है जब आपका कोई ख्याल रखता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल शुरू में देखें तो हम जब छोटे होते हैं तो हमारा ख्याल हमारे वालिदैन रखते हैं, आपका भी रखते हैं, मेरा भी रखा होगा, मैं छोटा सा हूँगा, अब भी रखते हैं। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो वालिदैन बुनियादी तौर पे हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करते हैं। उन ज़रूरियात में यकीनन हमारा खाना पीना है, लेकिन इस खाने पीने के साथ हमारी एक बहुत बड़ी और ज़रूरत बचपन में वाबस्ता होती है, और वो ज़रूरत है साफ़ सुथरा रहने की ज़रूरत। और हमारे माशरे में साफ़ सुथरा रखने की ज़्यादातर ज़िम्मेदारियाँ ख़वातीन पर होती हैं, यानी माओं पर होती हैं। और माएँ हमें बचपन में साफ़ सुथरा रखते हैं, यानी हमारी हाइजीन का ख्याल रखती हैं। हाइजीन का जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका बड़ा सादा मतलब यह है कि हमें इस तरह महफूज रखा जाता है कि हम बीमारियों से बच सकें, जरासीम से महफूज रह सकें, और माएँ इसलिए हमारे हाइजीन का ख्याल रखती हैं। और ये सिर्फ हमारी माएँ नहीं, इंसानी तारीख़ में माँ का किरदार हमेशा बच्चे को महफूज रखने का ही रहा है। और इसी किरदार को निभाते हुए जब बात आई कि भाई बच्चे को हाइजीनिकली फ़िट रखना है, तो माँओं ने सोचा कि जब बच्चों को मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब वो डिस्पोज़ ऑफ करते हैं अपने फासिद मादे, तो उस वक्त बच्चे टॉयलेट तो जा नहीं सकते, तो क्या किया जाए। तो तारीख़ में शायद बहुत पहले डायपर का कॉन्सेप्ट आया, जिसको नैपी भी कहते हैं। डायपर बुनियादी तौर पे एक ऐसा पीस होता है जो नॉट ईज़िली गोइंग टू टॉयलेट एज होती है, उसमें बच्चों को इस्तेमाल होता है। इसकी हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री तो मिलती नहीं है कि शुरू कब हुआ, लेकिन हमें ये पता है कि कोई तकरीबन 600-700 साल पहले से डायपर का कॉन्सेप्ट जनरली माशरों में नज़र आने लगा। लेकिन बाकायदा तौर पे डायपर्स की मैस प्रोडक्शन जो है वो शुरू हुई 19वीं सदी में। 19वीं सदी से मुराद है कोई 1880 के लगभग मैस प्रोडक्शन ऑफ डायपर्स शुरू हुई। और कहाँ शुरू हुई? अमेरिका के अंदर। लेकिन ये जो डायपर थे ये बुनियादी तौर पे कपड़े के बने होते थे, और कुछ डायपर्स जो थे वो प्लास्टिक मटेरियल से भी उस वक्त बनाए जाते थे। लेकिन प्लास्टिक क्योंकि उस वक्त ऐसा वो था, मवाद था जो बहुत डेवलप नहीं हुआ था साइंटिफिकली, तो कपड़े के डायपर्स बनाए जाते थे, और फिर उनको साफ़ करना भी एक बड़ा मसला होता था। लेकिन डायपर्स जहाँ पे बच्चे को सहूलत देते हैं, वहाँ पे वो माँओं को भी आसानी देते हैं कि दे डोंट नीड टू कैरी द चाइल्ड एवरी टाइम टू द टॉयलेट। सो एक इशू जो डायपर्स के साथ था कि जो क्लोथ बेस्ड डायपर्स थे, जो कि यूएस में पहली मास प्रोडक्शन जिनकी शुरू हुई, उनका प्रॉब्लम ये था कि उन्हें साफ़ करने के लिए फिर पूरे आपको बॉइलिंग वाटर में डालना पड़ता था, क्योंकि 20वीं सदी के अवाइल में हम सबको जरासीम की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि अगर ये कपड़े सही तरह जो डायपर के लिए इस्तेमाल होते हैं, अगर इन्हें सही तरह साफ़ ना किया गया तो बच्चे को बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। क्योंकि जरासीम की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो माएँ और ज़्यादा मोहतात हो गई थी, और वो क्या करती थी कि बॉयल वाटर में उसको भी धोती थी और फिर जरासीम मरते थे। तो बट इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब।
इस डिफ़िकल्टी को महसूस करते हुए कुछ लोगों ने सोचा कि इसका मतलब है कुछ डिस्पोजेबल डायपर्स भी होने चाहिए। अब इंटरेस्टिंगली आपको एक बात बताऊं कि वो कहते हैं ना कि अपनी औलाद से ज़्यादा अपनी औलाद की औलाद ज़्यादा अजीज़ होती है। कुछ ऐसा ही हुआ। 1956 में एक बहुत बड़ी दुनिया की होम गुड्स बनाने की कंपनी P&G यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के रिसर्चर जिनका नाम मिलर था, उनको अच्छा नहीं लगता था कि उनकी बहू उनके पोते के डायपर चेंज करे और फिर उन्हें साफ़ करे, और उस अजियत से जिससे वो बच्चा गुजरता था वो उससे भी तंग होते थे कि बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो मिलर ने P&G के अपने दोस्त और रुफ़का जो थे रिसर्चर्स, उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा यार कुछ ऐसा काम करो कि मेरी बहू भी इस मुश्किल से बच जाए कि उसे बॉइलिंग वाटर में डायपर साफ़ करना पड़े, और मेरा जो पोता है वो भी इस अजियत से बचे, क्योंकि कपड़ा जो है वो इतना कंफर्टेबल मटीरियल नहीं है। सो मिलर के दोस्त ने एक नहीं बल्कि कई दोस्तों ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया, एंड फाइनली 1973 में पहले डिस्पोजेबल डायपर का पेटेंट हासिल कर लिया गया। और पेटेंट हासिल करने का मतलब कि पूरा स्ट्रक्चर, उसकी डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर जो है उसको P&G ने अपने नाम किया और मिलर के दोस्तों ने बना लिया डिस्पोजेबल डायपर। अब डिस्पोजेबल डायपर जब बन गया तो उसकी ब्रांडिंग करनी थी। ब्रांडिंग समझते हैं ना आप दुनिया को बताना था, उसका एक इमेज डेवलप करना था। तो उस इमेज डेवलप करने के लिए एक क्रिएटिव डायरेक्टर थे एल्फ्रेड गोल्डमैन। एल्फ्रेड गोल्डमैन वो थे जिन्होंने उस डायपर को, जिसे डिस्पोजेबल डायपर कहते हैं, उसे पैम्पर का नाम दिया, और वहाँ से ये पैम्पर का नाम मशहूर हुआ। एंड दिस इज़ हाउ द वर्ड पैम्पर केम एज अ सिनोनिम ऑफ अ डिस्पोजेबल डायपर। आज ये जो ईजाद हमें नज़र आती है छोटी सी, इससे एक पूरी इंडस्ट्री नई डेवलप हो गई, और वो इंडस्ट्री जो है उसे पैम्पर इंडस्ट्री कहते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ कंपनीज हु आर वर्किंग ऑन इट, और इसका बुनियादी मकसद जो था वो बुनियादी तौर पे ख़वातीन को आसानी पहुंचाना था और बच्चे को भी सहूलत देना था। 1973 में जब डिस्पोजेबल डायपर पैम्पर के नाम से मशहूर होना शुरू हुआ, पैम्पर का वैसे आपको लफ्ज़ी मतलब तो आता ही होगा। पैम्पर का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना, किसी का ध्यान करना, किसी को सहलाना। उसे कहते हैं ना ये बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड है, ये बहुत पैम्पर करता है मुझे, तो इसका मतलब बहुत ध्यान रखता है, बहुत ख्याल रखता है, सहलाता है। सो जब एल्फ्रेड गोल्डमैन ने डिस्पोजेबल डायपर को पैम्पर के नाम से ब्रांड करना शुरू किया तो ये इंडस्ट्री भी डेवलप हुई, पैम्पर का जो कॉन्सेप्ट था वो भी, और जब उसकी सहूलत ख़वातीन को नज़र आनी शुरू हुई और बच्चों की आसाइश नज़र आई तो फिर क्या था भाई, दिन दुगनी रात चुगनी, और फिर पैम्पर इंडस्ट्री खड़ी हो गई। लेकिन 1973 की इस ईजाद के बाद प्रोसेस ऑफ इनोवेशन नहीं रुका। 1982 में इसी पैम्पर, जो डिस्पोजेबल पैम्पर, जिसे डिस्पोजेबल डायपर जिसे पैम्पर कहा जाता है, उसी के अंदर इलास्टिसिटी को और ज़्यादा कायम किया गया ताकि बच्चे की जो जिस्म है उसके साथ वो अच्छी तरह चिमट जाए और कोई फुजला जो है वो बाहर ना गिर सके। और फिर आज हम देखते हैं कि पैम्पर्स हैव गेन्ड अ ट्रिमेंडस डिफरेंट शेप्स। अब तो इवन बुजुर्गान जो नॉट एबल टू गो टू द टॉयलेट सिचुएशन में होते हैं उनके लिए भी वो पैम्पर्स यूज़ होते हैं। सो पैम्पर बुनियादी तौर पे हमें एक बहुत छोटी सी चीज़ नज़र आती है और हमें लगता है कि बस ठीक है, लेकिन इस छोटी सी ईजाद ने एक बहुत बड़ी आसाइश जो है वो पैदा की बच्चों के लिए, उनकी माँओं के लिए और अब बुज़ुर्गों के लिए भी। सो हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो बज़ाहिरन मामूली सी होती हैं, लेकिन उनका असर और उनका फ़ायदा जो होता है वो दूररस होता है और किसी एक फ़र्द को नहीं होता, कई अफराद को होता है। इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। सो द आइडिया ऑफ डिस्पोजेबल डायपर्स यानी पैम्पर्स, जिसे हम बड़ा ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये एक छोटी सी चीज़ जिसने आसाइश पैदा की सबके लिए, और आज ये एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कि एक मैस प्रोडक्शन कर रही है, और किसी एक मुल्क में नहीं, कई ममालिक में। सो नेवर टेक फॉर ग्रांटेड द स्मॉल changes that actually made a bigger change in the entire world and brought the bigger ease for our ladies, for our mothers and for the little kiddies. आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। जी
वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं नजम के ही सवाल की तरफ दोबारा से कि ये जो लक़ब आपको मिला, ये इंडस्ट्री से मिला या पहले से दोस्तों ने दिया हुआ था? इसके पीछे क्या स्टोरी है? नाम तो देखें, मेरा ओरिजिनल नाम जो तो यही है, गुलाम मोहिउद्दीन। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो जो था कि जो गुल्लू का जो नाम आया वो हुआ ये कि एक प्ले मैंने किया था, तो उसमें एक मेरे गुंडे का रोल था, बदमाश टाइप के कैरेक्टर, उसका नाम था गुल्लू। वो प्ले हिट हो गया, वो कैरेक्टर भी हिट हो गया। उसमें बड़ा डिफरेंट एक्सेंट था मेरा उस तरह से, तो वो हिट हो गया। तो उसके बाद आम पब्लिक ने मुझे चलते चलते, तो पहले लोग कैरेक्टर का नाम लेके बुलाया कैरेक्टर का करते, नाम तो उस दौर में मैंने जब स्टार्ट किया, फिर मेरे दोस्तों ने कहना शुरू, वो फिर ऐसा चला कि फिर वो पब्लिक भी वही मुझे नाम से बोलती है, प्रिंट मीडिया भी उसी नाम से। फिर मैंने कहा चलो नाम भी बहुत लंबा है, यही ठीक है, चलने दो, जो चल जाए वो गुल्लू चल भाई। जाए। लेकिन ये बहुत अच्छा नाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहली फिल्म आपकी आई और वही इतनी ज़्यादा हिट हो गई कि चाइना में तो 18 साल कंसेक्टिव चलती रही, आपके मुजस्मे भी वहाँ पे बना के लगाए गए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बारे में कैसा फील होता है? मतलब क्या लगता है, ख्वाब लगता है या लगता है कि बस किस्मत वक्त। थी? उस वक्त क्या लगता था? देखें, अब जितनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है, नाम दिया, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, मैंने सोचा ही नहीं था इसके बारे में, बखुदा ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब मुझे शौक़ हुआ तो मैंने कहा चलो कभी टीवी पे ड्रामा कर लेंगे, कभी को मॉडलिंग कर लेंगे, कभी कोई फिल्म में अच्छा रोल मिल गया तो कर लेंगे, इस तरह से। तो बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड मेरी एक ये चीज़ ज़रूर थी कि मैं जो भी काम करूँगा मेहनत से करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। तो आई एम श्योर कि अल्लाह ने मुझे उसी चीज़ का सलाह दिया। मतलब रिटर्न दिया है, उस चीज़ का सलाह दिया है कि भाई इस बंदे ने नियत की है कि मेहनत से काम करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। क्योंकि वो जो स्टेज थी जब मैं एक क्वाइट यंग बॉय, तो वो मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी। वो मतलब एजुकेशन की तरफ मेरा इतना जहन नहीं था, आवारागर्दियाँ, झगड़े, लड़ाइयाँ, क्रिकेट खेलनी, घरों से बाहर रहना, यू नो, तो इस तरह की चीज़ थी। लेकिन जब मैं आया हूँ तो ख़ुद ब खुद मेरी नेचर जो वो चेंज होती गई, ख़ुद ब खुद चेंज होती गई वो। तो लोग मुझे कहते हैं आप बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बड़े सीधे साधे हैं। मैंने कहा बस अब हो गया हूँ सीधा साधा। वो दौर में मिलते फिर कहते मैं सीधा साधा नहीं हूँ, तो अब तो ये। लेकिन गुल्लू भाई, मैं यही बात पूछने लगा था आपसे कि आपकी पर्सनालिटी से एक जो है हमने एक तो ग्रैटिट्यूड और इसके साथ साथ एक बड़ा अपनापन सा महसूस किया। ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी कहा कि हम थोड़े से नर्वस थे, थोड़े से घबराए हुए थे, लेकिन आपने हमें वो दे के ना बड़ा इजी लेवल दे के हमें बहुत सुकून में कर दिया। लेकिन आजकल जब मैं देखता हूँ लोगों को काम करते हुए, आपका साल हर साल हमारे वालिद साहब ने भी काम देखा, हम देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आजकल के लोग जितने भी आ रहे हैं उनके अंदर अदम बर्दाश्त है, या क्या वजह है कि 2 ड्रामे हिट हो गए या थोड़ा सा काम चल पड़ा तो आंखें जो हैं वो माथे पर आ जाती हैं? फिर तो मेरे ख्याल है ये आंखें हटा दें, माथा हटा दें, दोनों में से एक चीज़ हटा दें ताकि आंखें जो माथे पे ना आए। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये घर से तरबियत होती है आपको। जो भी शोबिज़ इंडस्ट्री है या कोई और इंडस्ट्री है, वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं वो जब बाद में कमेंट्स देते हैं ना, यानी यार ये बहुत अच्छा इंसान है, बड़ी अच्छी तरबियत है इसकी, इसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, यू नो। अब चूँकि जब से मीडिया आया तो ऑब्वियसली काम ज़्यादा हो गया है। जिस ज़माने में मैं आया था तो उस ज़माने में महीने में तो एक प्ले होता था टीवी से, उस एक प्ले में ऑब्वियसली जस्ट 1 प्ले, मतलब साल के 12 ड्रामे। तो अब आप एक चैनल पे देखें तो मेरे ख्याल है एक दिन में 12 ड्रामे चल रहे होते हैं। काम ज़्यादा हो गया, पॉपुलैरिटी मिल जाती है, तो थोड़ा सा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। देखना ये चाहिए जो लोग ये एटीट्यूड दिखाते हैं कि क्या उनमें वो प्रोफेशनलिज्म है, अपने प्रोड्यूसर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से पॉपुलर ना, नो डाउट अल्लाह की ब्लेसिंग होती है, और उन्होंने कास्ट किया तो आप पॉपुलर हुए। बिल्कुल। अब आप उन्हीं लोगों को आप एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो फिर एक टाइम आता है कि फिर वो पतंग जब बहुत बुलंदी पे जाती है तो कटती है, तो फिर ऐसे गिरती है, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता। तो दे हैव टू चेंज देमसेल्फ। ये गलत है, ये बातें बहुत से लोग करते हैं और बहुत से लोग परेशान भी हैं।
तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ये सरासर गलत है। अच्छा, अगर ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से देखें या फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से देखें तो उस दौर में और इस दौर में क्या एक मेजर डिफरेंस आप देखते हैं कि तब ऐसा था दौर और अब ऐसा हो गया? लेकिन उस दौर में ये था कि बहुत सिंसेरिटी के साथ लोग काम करते थे, होमवर्क होता था और एक प्लानिंग के साथ काम करते थे। ये नहीं होता था कि ये ज़बरदस्ती आपके पास आ गए जी परसों से शूटिंग करने, ऐसा नहीं, प्रॉपर स्पेल लिया जाता था आर्टिस्टों के साथ। रिहर्सल्स होती थी, रिहर्सल्स होती थी और डायरेक्टर्स साथ बैठते थे, राइटर साथ बैठते थे, एक कंबाइंड सेशन होता था कि ये इस तरह का कैरेक्टर, इसको क्या करना है, कैसे करना है, इसकी वार्डरोब क्या होगी, कहाँ शूटिंग होगी, कहाँ नहीं होगी। तो एक नेचुरली आप अपना एक माइंड मेकअप करते हैं कि फ़लाँ वीक में मेरा ये स्पेल स्टार्ट हो रहा है, ये शूट हो रहा है, उसमें मेरा ये कैरेक्टर, मेरा तो एटलीस्ट यही है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, सिखों के रोल मैंने बहुत किए हैं। मुट्ठी भर चावल, जीवा, सखी बादशाह, सन ऑफ पाकिस्तान, अभी एक सीरियल है वो, इसी तरह वो जो हमारे कराची में मकरानी भाई हैं वो मैंने किया, एक्सेंट भी वही किया सारा, कलर वाला पूरा काला करके, कॉमेडी रोल्स भी किए, इस तरह के सारे, डांस वगैरह भी बहुत किए हैं, सारा कुछ। तो उसकी मुझे फीडबैक मिलता था प्रॉपर। अब ये कि अगर चूँकि मैं मतलब एक जुनून शौकीन लोगों का काम नहीं है, ये काम है जुनूनी लोगों का, जो अब नॉर्मल लोग हैं, जो पागल लोग हैं, ये उन लोगों का काम है। अगर आप शौक की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ 22 करोड़ में 20 करोड़ को शौक है। बिल्कुल। ये शौकीन लोगों का काम नहीं है, ये पागल लोगों का काम है, ये जुनूनी लोगों का काम है, अब नॉर्मल लोगों का काम है। मैं तो हूँ पागल, मैं तो हूँ जुनूनी। स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम करने के बावजूद भी जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो आपका एनर्जी लेवल वही होता है। और लगन वही होता है और वो मुझे सारी रात नींद नहीं आती, कल पता नहीं क्या होगा, काम ठीक होगा नहीं होगा, ये कोशिश करता हूँ सो जाऊँ, फिर उठ के टहलने लगता हूँ, फिर मैं अपनी वार्डरोब चेक करता हूँ, फिर मैं हर चीज़ देख रहा होता हूँ। कोई चीज़ घर में मेरा अपना होता है, सारा किट मेरी अपनी, मेकअप मेरा अपना, वार्डरोब में खुद डील कर लेता हूँ कि इस टाइप से चाहिए मैं खुद कर लूँगा। फिर हम शेयर कर लेते हैं कि 50% पैसे आप ले लें, 50% हम, इस तरह कर आगे हो जाता है। कभी प्रोडक्शन की तरफ से ड्रेसेस मिलते थे, तो वो सिंसेरिटी जो है वो कभी कम नहीं हुई मेरी तरफ से। ठीक। सिंसेरिटी के बारे में ही हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ जाता है हमारे एक सेगमेंट का। सेगमेंट से वापस आएंगे और पूछेंगे कि आजकल के एक्टर्स में वो सिंसेरिटी क्यों नहीं है जो उस वक्त के एक्टर्स में हुआ करती थी। जल्दी से वापस आएँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर फ़ाइज़ा और आप देख रहे हैं द फिटनेस शो। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, विच इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इट्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी डेली एक्टिविटीज़ पे, द वे यू एक्ट, जैसे आप बिहेव करते हो, आपके इमोशंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड की वजह से लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। घर बैठने की वजह से लोगों से इंट्रैक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनको वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, बच्चों को स्कूल नहीं जा पा रहे, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ये सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है हमारे मेंटल हेल्थ को। आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में, कुछ एक्सरसाइजेज़ के बारे में, जिससे हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव और मेंटेन होगी। तो अगर बात की जाए कुछ टिप्स की, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, सबसे पहले तो यू हैव टू गेट इनफ स्लीप। स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने भी मसरूफ़ हो, आपके घर में जितने भी काम हो, स्पेशली ख़वातीन घर के कामों में इतनी मसरूफ़ रहती हैं कि वो अपने ख़ुद का ख्याल नहीं रख पाती। अपने लिए अगर आप आधा घंटा भी निकाल दो, इट्स मोर देन इनफ। सबसे पहले आपने अपनी नींद पूरी करनी है। यू हैव टू स्लीप एटलीस्ट 8 आवर्स। ईट हेल्दी, आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। बेशक अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा 4 दफ़ा एक्सरसाइज करते हो, वो काफ़ी है आपके लिए। और आप अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट स्किल्स सीख सकते हैं, वॉकिंग, मेडिटेशन। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिफरेंट एक्सरसाइज के, डिफरेंट वर्कआउट जो हम लोग इंगेज कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ,
और इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, ताकि आपका स्ट्रेस, आपको यू कैन कोप अप विद योर स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग, इन सारी चीज़ों को आप कंट्रोल कर सको। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। आज की एपिसोड में हम आपको डिफरेंट वर्कआउट्स बताएंगे, डिफरेंट एक्सरसाइजेस बताएंगे व्हिच कैन इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं डॉक्टर रिदा। ये हमें एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके दिखाएंगी हमारे टॉपिक के हवाले से, विच इज़ मेंटल हेल्थ। अब जो हम एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं वो बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपका डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल कम होता है और आप एज़मा और COPD पेशेंट्स के लिए भी ये एक्सरसाइजेस यूज़ करते हैं। रिदा प्लीज़ बैठें। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है। आपकी ये पोजीशन होगी, इसमें आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखना है। रिदा, आपने अपनी नाक से 2 सेकंड्स के लिए सांस लेना है और 4 सेकंड्स में निकालना है। वेरी गुड। इससे आपकी ब्रीदिंग बेहतर होती है और आपने इसके जो रेप्स हैं वो 15 रेप्स करने हैं। अब अगर हम बात करें दूसरी एक्सरसाइज की, रिदा प्लीज़ कैन यू स्टैंड अप, थैंक यू। आपने अपने हाथ बिल्कुल यूँ क्लोज कर लेने हैं, ठीक है। अब इसमें सेम थिंग, आपने अपने नाक से ब्रीद इन करना है एंड एज यू एक्सहेल आपने मूव करना है। वेरी गुड। दूसरी साइड पे भी। ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज। अब इसमें जो हम रेप्स करेंगे वो भी 15 रेप्स ईच साइड। अब बात करें तीसरी एक्सरसाइज की, तो रिदा आप अपने हाथ शोल्डर्स पे रखें प्लीज़। वेरी गुड। आपने अपने नाक से सांस लेना है, डीप ब्रेथ इन एंड रोल योर शोल्डर्स एज यू ब्रीद आउट। वेरी गुड। एंड आपने ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसके भी हम रेप्स करेंगे, क्लॉकवाइज 10 रेप्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 रेप्स। अब अगर हम बात करें हमारी लास्ट एक्सरसाइज की, ये बेसिकली हम एज़मा पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसमें आपकी लंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। रिदा, आपने अपने हाथ रखने हैं अपने स्टमक पे और आपने ब्रीद इन करना है अपने नोज से एंड आपने अपने स्टमक को अंदर की तरफ खींच के रखना है। वेरी गुड। खींच के रखें एंड एक्सहेल आउट फ्रॉम योर चेस्ट। वेरी गुड। तो आपने अपने नेक को रिलैक्स रखना है, अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है और इसके आपने 15 रेप्स करने हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसके लिए मुझे हल्का सा थोड़ा दूर होना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आपने अपने हाथों को बिल्कुल ऊपर लेके जाना है एंड एज यू डू इट आपने इनहेल इन करना है। वेरी गुड। नीचे आते हुए एक्सहेल आउट। वेरी गुड। लेट इट गो। इनहेल अप एंड एक्सहेल आउट। थ्रू आउट सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में आपने अपने लिप्स को पर्स्ड लिप्स करके रखना होता है। लाइक यू हैव टू, प्लीज कैन यू मेक ए पर्स्ड लिप, दैट्स इट। ये बहुत एसेंशियल है हर ब्रीदिंग एक्सरसाइज में। सो नाजरीन, हमारी जितनी भी ख्वातीन हैं जो हमें देख रही हैं, आप ये एक्सरसाइज घर बैठ के कर सकते हो। आपको सिर्फ एक मैट की ज़रूरत है। इससे होता ये है कि हमारे घर में रहने की वजह से, बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से भी ज़्यादातर लोग घर में रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल ज़्यादा हुआ है। अब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल्स को कम करता है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेस। स्टे ट्यून्ड और आपने ये एक्सरसाइजेस घर में करते रहना है। वेलकम बैक नाजरीन। तो जैसे कि हमने आज के एपिसोड में डिफरेंट एक्सरसाइजेज बताई हैं आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, अब हम आपको कुछ न्यूट्रिशन टिप्स शेयर करेंगे। न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है साथ साथ, वट एवर योर गोल इज़। अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो, आप वेट लूज़ करना चाह रहे हो, या आप वैसे ही स्ट्रेस रिलीफ के लिए एक्सरसाइजेज कर रहे हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का साथ साथ ख्याल रखें। अब होता यह है कि आपका जो भी गोल है उसमें 30% आपकी एक्सरसाइज इंक्लूड होती है, 10% आपकी स्लीप इंक्लूड होती है, स्लीप इज़ बेसिकली रिकवरी, और 60% आपकी न्यूट्रिशन होती है। तो ये थी हमारी न्यूट्रिशन टिप ऑफ द डे। ईट हेल्दी, स्टे फिट। अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से आपको एक और सुबह में खुश आमदीद कहेंगे।
गुलू भाई, मुझे ये बताएं कि पूरा पाकिस्तान आपसे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार करता है और दुनिया पाकिस्तान को आपके नाम से जानती है, ठीक है, आपके नाम के साथ मंसूब किया जाता है पाकिस्तान को। आप क्या समझते हैं कि आज दिन तक की, जब से आपने काम शुरू किया, सबसे बड़ी अचीवमेंट किस चीज़ को तस्वुर करते हैं? अपने तमाम काम के हवाले से जितनी बिल्कुल। बड़ी, इसमें दो चीज़ें हैं। उस हवाले से मैं समझता हूँ कि आई मेरी लकी एज कम्पेयर टू सम जी, जी। अदर आर्टिस्ट। एक तो मेरी फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत, बिल्कुल। जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फिल्म पॉपुलर हुई है। और मतलब आप बिलीव करेंगे कि मतलब मैं ये अपनी बात नहीं मैं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आई वाज पार्ट ऑफ दैट फिल्म, जी ठीक है। जी। मुझे अमेरिकन ने पहचाना। मैं LA से मैं जा रहा था, न्यू जर्सी मुझे जाना था अमेरिका में, तो मैं कुछ इमरजेंसी हो गई, यूनिट मेरा पूरा वहाँ था न्यू जर्सी में। तो मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ चांस पे टिकट मिल जाए। अब यहाँ तो नहीं, पाकिस्तानी को फ़ोन करनी यार जी, ये जी, फलान आ रहा है, ज़रा इसको एडजस्ट कर दो, टिकट इसको बनवा दो, चढ़ा दो यार, वो नहीं। तो वहाँ तो एक सिस्टम है। बिल्कुल। तो मैं चांस पैसेंजर की लेन में खड़ा हुआ, तो उन्होंने विंडो क्लोज कर दी। तो कॉन्टिनेंटल एयरलाइन और यूनाइटेड एयरलाइन ये बड़ी पॉपुलर है अमेरिका में, जो डोमेस्टिक है वो। तो वो एक गोरा आ गया मेरे पास, अमेरिकन, उसने लिखा हुआ था यहाँ पे कॉन्टिनेंटल एयरलाइन, एंड ही वाज स्टेशन मैनेजर। तो उसने मुझसे पूछा क्या प्रॉब्लम है आपका? तो मैंने कहा मुझे जाना है न्यू जर्सी। तो मुझे ऐसे देखा यूँ करके, मुझे पूछता अंग्रेज़ी में कि क्या करते हो आप? तो मैंने कहा मैं मूवी एक्टर। वेयर यू फ्रॉम? मैंने कहा फ्रॉम पाकिस्तान। नो yes, yeah, I'm trying to recall it. I saw your movie. I saw you were some crying, you know. उसमें रोने वोने का था जो वो। बिल्कुल। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहता आओ मेरे साथ। वो अंदर गया, उसने वहाँ तक ले गया मुझे, जहाज़ पे एयरक्राफ्ट में ले गया मुझे। उसने मुझे अपग्रेड किया, मुझे बिजनेस क्लास में बैठाया उसने, और उसने क्रू को कहा कि सेलिब्रिटी फ्रॉम पाकिस्तान, लुक आफ्टर हिम, आई नो वेरी वेल। वो भी सारी अमेरिकन औरतें, मतलब इस हद तक उस फिल्म का लेवल गया था। इसी तरह जापानीज़ भी हैं, इसी तरह चाइना है। चाइना से तो जितने भी लोग आते हैं सब मिलते हैं, बड़े डेलीगेशंस आते हैं। मैं गया भी था चाइना, यहाँ के जिंगचांग उनका एक प्रोविंस है जिसका कैपिटल है उड़ुमची। तो वहाँ मैं गया था। अभी हम लोग फिर प्लान कर रहे हैं कुछ कल्चरल एक्सचेंज पाकिस्तान और चाइना का कंबाइंड, कुछ हम लोग यहाँ इस तरह के कल्चरल शोज़ पाकिस्तान में भी करें, वहाँ भी करें। तो वो वी आर ऑल्सो प्लानिंग ऑन दैट। तो मतलब कहने का ये है कि एक तो ये सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है, और फिर चाइना में स्टैचूज़ लगना बहुत बड़ी अचीवमेंट। बहुत बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली लोग वन। आज ख्वाहिश करते हैं, और उस दौर में तो सीन ही डिफरेंट थे। यस, तो ये वो अचीवमेंट है अल्लाह के फजल से जो मैं सबका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये और किसी के नहीं है जो ये अल्लाह ने मुझे दी है। आई विश कि और लोगों के भी हो। पूरी दुनिया में हमारे लोगों के स्टैचूज़ लगे हैं, जिस तरह मैडम टुसॉट में होता है, वहाँ पे वो हमारे ऐसे हैं जो मुझसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लाइक मोहम्मद अली साहब हो गए, वहीद मुराद साहब हैं, नदीम साहब हैं, उनसे पहले संतोष साहब थे, दर्पण साहब थे, कमाल साहब थे, सुल्तान रईस साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अलाउद्दीन साहब, तालिब साहब। आई विश के उनकी प्रमोशन हो, लोगों को बताएं कि उनका क्या कैलिबर था। और दूसरी जो मेरी वो अचीवमेंट है, वो जिना फिल्म में कायद आज़म की कैरेक्टर की डबिंग है। क्या बात है। और आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे कभी कभी एक ऐसी वेव आती है जो फिर वो चंद दिनों में अल्लाह पूरी करवा देते हैं। जिस वक्त ये जिना फिल्म बन रही थी ना, हलीमा, जी जी, ठीक है, जब ये फिल्म बन रही थी तो मेरे जहन में ऐसी ख्याल आया, क्योंकि मैं कायद आज़म को बहुत एडमायर करता हूँ बिल्कुल। और हर पेट्रियाटिक पाकिस्तानी करता हो करेगा। मैंने कहा फिल्म भी बन गई है, मैंने पढ़ा भी अखबार में कि फिल्म मुकम्मल भी हो गई है, मैं भी फिल्म का आदमी हूँ। मुझे पूछा ही नहीं इन लोगों ने कोई, मैं भी कायद आज़म की फिल्म में करता काम। खैर वो 2-4 दिन गुजर गए, फिर एक कॉल आई मुझे कराची से। खैर बातचीत थी, उन्होंने बताया कि इस तरह जिना फिल्म का जो उर्दू वर्जन है वो बनाया जाए। हाँ, वो हम उसकी डबिंग करना चाहते हैं, लेकिन आप माइंड ना करें, एक बात है उसमें। मैंने कहा वो क्या? तो वो कहने लगे कि हम आपको ऑडिशन करेंगे। आई सेड यस, आई बिलीव
आप करें ऑडिशन, मैं तो आए हमेशा ऑडिशन के ऊपर, आप करें। तो उन्होंने कहा आपको कराची आना पड़ेगा। बहरहाल उन्होंने अरेंज कर दिया सारा, टिकट शिकट, मैं गया, मैं कराची जाके मैं ऑडिशन दिया मैंने। तो मैंने कुछ और किस किस का किया, तो उन्होंने कुछ पाकिस्तान के, कुछ इंडिया के आर्टिस्टों को भी नाम बताए। तो मैंने कहा 40-50 लोगों के इन्होंने ऑडिशन किए, अपनी कोई बारी नहीं, कोई चांस नहीं हुआ। वो कोई 2-3 दिन के बाद फिर कॉल आ गई कि जी आपका अप्रूवल हो गया है। उसमें वो गोरे भी बैठे थे। वो मैंने ऑडिशन जब दिया तो वो कायदे आज़म का जो पोर्शन थे उसको मैंने डब किया था, वो उन्होंने वहाँ पे देखे, जो प्रोड्यूसर्स थे वो गोरे, उन्होंने कहा इज़ द मोस्ट सूटेबल मैन। तो मुझे उन्होंने कह दिया कि अब आप बताएं आप कब आ रहे हैं। तो मैंने कहा आप बताएं आप कब अरेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम तो जब मर्जी कर लेंगे। बहरहाल मैंने उनको अपना शेड्यूल मैनेज किया। हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप 2 दिन दे दें, हम 2 दिन में डबिंग कर लेंगे। अब मैं दिन रात काम कर रहा होता, तो ज़माने में इंडस्ट्री बहुत पीक पे थी, 4-6 फिल्मों की शूटिंग डेली। लेकिन फिर भी मैंने सेफ्टी से 3 दिन मैंने मैनेज किए। जब मैं गया डबिंग करने के लिए तो वो डबिंग शुरू हो गई। अब एक स्टेज ऐसी आई कि वो जिस राइटर ने लिखा था वो लिप्स मूवमेंट सिंक नहीं हो रहे थे, वो अच्छा। सिंक्रोनाइज नहीं हो रहे थे, क्योंकि ओरिजिनली जो था वो तो उन्होंने इंग्लिश में डब किया था। अब उसको उर्दू में डालना और उसको कर। फिर मैं और हमारे आर्टिस्ट थे मंजूर कुरैशी, उन्होंने उसको ठीक किया बैठ के, फिर हम लोग बोलते थे। तो एक दिन ये हुआ कि कुछ थकन वकन हो गई, सेकंड डे था वो। तो मंजूर कुरैशी ने मुझे कहा कि यार थक गए। मेरे पुराने साथी, हमने काम भी किया जब नए नए आए थे टीवी पे, बाकी कल करते हैं, वैसे भी शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो गया। अब मैंने कहा नहीं अब कंटिन्यू करो, मैं सेट हो गया हूँ, मेरा माइंड सेट हो चुका, अब कंटिन्यू करो। तो आप यकीन करना कि 14 घंटे कंटिन्यू मैंने खड़े होकर डबिंग की, 14 घंटे। उसके बाद मेरी कमर में दर्द शुरू किया। ज़ाहिर है जब आपके जहन पर असर पड़ता है, हालांकि ये बात है तकरीबन 18-20 साल की, तो उस वक्त इतना मैं एजेड भी नहीं हुआ था, लेकिन वो एक होता है ना जब आप प्रेशर लेते हैं ऑब्वियसली, तो वो फिर आपकी बॉडी सर अच्छा वाला बंदा आजकल भी 14 घंटे खड़ा हो गया। यस हेमन, सेंस बनता तो है। वो हुआ फिर सारा काम। और काफ़ी उसकी अप्रिसिएशन हुई कि मतलब इट वाज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी कि मैं कायदे आज़म जैसी शख्सियत के कैरेक्टर के लिए मैं उनकी आवाज़ में बनाऊँ। तो ये दो अचीवमेंट वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपकी इजाज़त हो तो सेगमेंट की तरफ हमने बढ़ना है, वापस आएंगे फिर और गपशप जो है यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग शो चल रहा है, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम सेल्फ ग्रूमिंग। मैं हूं अमरीन और आप हम मेरे साथ काफ़ी दिनों से आप मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे और उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी लास्ट एपिसोड में हमने आपको पार्टी मेकअप की बेस बनाना बताई और साथ में बताया किस तरह से आप फेस कंटूर और हाईलाइटिंग कर सकते हैं फेस के ऊपर किसी भी फंक्शन पे जाने से पहले। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी वही हमारी मॉडल हैं, सेम हमने बेस इनकी बनाई हुई है। अब हम इनका आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप आपको पता है टोटली लुक चेंज कर देता है आपके फेस की, और आई मेकअप करते हुए आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो ऑब्वियसली आपकी आई शेप का ध्यान रखना है। आपने देखना है कि आपकी आईज़ किस तरह की हैं, और स्पेशली जब आप अपना आई मेकअप करते रहते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपके ऊपर क्या चीज़ सूट करती है, क्योंकि लोग बेटर जज करते हैं आपको। अगर आपने किसी वक्त आई मेकअप अच्छा नहीं किया, आपकी आंखें छोटी लग रही हैं या अच्छी नहीं लग रही, तो ऑब्वियसली आपको आइडिया हो जाता है वक्त के साथ साथ कि आपकी, अगर आप रेगुलर मेकअप करते रहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी आइज़ के ऊपर क्या चीज़ सूट करती है, क्या चीज़ सूट नहीं करती। हम आपको जनरल टिप्स बता सकते हैं कि जैसे पफ़ी आइज़ होती हैं उनके ऊपर क्या है, ये तो खैर अलग एक प्रोग्राम हम करेंगे, उसके ऊपर हम आपको डिफरेंट आइज़ के ऊपर किस तरह से मेकअप करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी। बट आज जो हमारी मॉडल हैं उनका हम आई मेकअप करने जा रहे हैं। इनकी आइज़ भी आप देखें, पहले हम लगाएंगे आइज़ के ऊपर कंसील करेंगे, जैसे बेस में भी हमने लगाई थी बेस, लेकिन आप प्रॉपर एक कंसीलर लगा के, या आई बेस मिलती हैं मार्केट में, आप वो भी लगा सकते हैं। वो लगाने के बाद आप आइज़ को, इससे आपका जो आई कलर है, जो भी आप आई शेड लगाते हैं वो ज़्यादा पॉपअप होता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, और आपका बाद में वो क्रीज भी नहीं करता। कंसील करने के बाद आप कोई भी लाइट सा कलर आप आईज़ के ऊपर लगा सकते हैं।
ताकि आपका जो कंसीलर है वो स्टे कर जाए। अब व्यूअर्स हम आई बॉल के ऊपर लगाएंगे इनके गोल्डन कलर लगाएंगे, उसको हम ब्लैक कलर के साथ थोड़ा स्मच करेंगे एंड कॉर्नर पे हम हल्का सा ग्रीन शेड देंगे, तो उससे एकदम से इनकी आइज़ की लुक आप देखिएगा कितनी खूबसूरत नज़र आ जाएगी। सबसे पहले हम इनके आई बॉल पे गोल्डन कलर लगा रहे हैं। आई मेकअप करते हुए आपने देखना होता है कि ये आई बॉल होता है, ये सॉकेट होती है जिसको हम डेप्थ लाइन बोलते हैं, और ये आपकी ब्रो बोन होती है। ये 3 एरियाज़ पे आपको काम करना होता है। आई बॉल पे मैंने गोल्डन कलर लगाया इनके, ठीक है, और सॉकेट में इनकी शिमरी शेड से नहीं करूँगी, मैट शेड के साथ करूँगी और थोड़े डार्क कलर के साथ करूँगी, उससे इनकी आईज़ ज़्यादा इन्हेंस होंगी। आई शेड जब भी आप अप्लाई करेंगे थोड़ा सा आप हल्का सा ब्रश को वेट करेंगे, उससे जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका कलर फैलता नहीं है, स्मज भी हो जाता है और स्टे भी करता है। ये ब्राउन कलर से मैंने अभी कॉर्नर बनाया है, ये देखें, ये यहाँ से कॉर्नर स्टार्ट किया है मैंने और इसी को मैं सॉकेट लाइन पे लेके गई हूँ। व्यूज़ आई मेकअप करें चाहे बेस लगाएं, आपने ब्लेंडिंग का बहुत ध्यान रखना है। कभी भी आपके कोई भी कलर ऐसे नहीं फील आना चाहिए कि जैसे लाइंस डली हुई हैं। ऑब्वियसली डिफरेंट कलर्स नज़र आए ज़रूर, बट शार्प लाइंस नज़र नहीं आनी चाहिए। मेकअप की खूबसूरती ही सारी ब्लेंडिंग में है। आप हाथों से भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रशेस भी अवेलेबल हैं आपके पास। देखिए सॉकेट को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा ग्रीन कलर मैं अप्लाई करूंगी इनकी कॉर्नर के ऊपर। बहुत ज़्यादा ग्रीन मत लगाइए क्योंकि ग्रीन को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत लाउड हो जाता है कई बार, कई दफ़ा लोग इसको सही तरह ब्लेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए बिल्कुल सॉफ्ट सा कॉर्नर आप बनाएं ग्रीन का। और अगर आप ग्रीन कलर नहीं हैंडल कर पाते तो देन आई वुड सजेस्ट कि आप उसको मत यूज़ करें, आप किसी जगह ब्राउन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप सारा कंप्लीट करने के बाद देन आप इसके ब्रो बोन पे कोई भी लाइट कलर आप अप्लाई करेंगे ताकि हमारी ब्रो बोन जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, और वहाँ पे हम कोई भी ग्लिटरी शेड भी, शिमरी शेड भी लगा सकते हैं। बट अगेन इसको प्रॉपरली स्मच करेंगे आप। ब्रो बोन पे आपने कलर लगाया, इसके बाद आपने लगाना है लाइनर। लाइनर नॉर्मली ब्लैक ही बेस्ट लगता है। व्यूज़ लाइनर लगाने के बाद आप लैशेज़ अप्लाई करेंगे। लैशेज़ आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो लैशेज़ अप्लाई कर लें, नहीं तो आप हैवी मस्कारा भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फंक्शन है आपका और कितना ग्लैमरस आपको लगना है। अगर आपको सही प्रॉपर ग्लैमरस लुक चाहिए तो देन डू अप्लाई लैशेज़, अदरवाइज़ आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। आई बॉल पे मैंने ये ग्लिटर ऐड किए हैं। ग्लिटर्स आजकल फैशन में भी हैं और आइज़ एकदम से इससे खूबसूरत और प्रोमिनेंट लगना शुरू हो जाती हैं।
आईलैशेस पे मैं आपको इंशाल्लाह पूरे प्रोग्राम में बताऊंगी कि किस तरह से आईलैश अप्लाई करते हैं। डिफरेंट तरह की आईलैशेस कैसी होती हैं और को किस तरह से आईलैशेस की कटिंग करनी है, वो इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर प्रोग्राम में आपको सारा बताऊंगी। अभी मैं इनको मस्कारा लगाऊंगी और मस्कारा आपने बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना है ताकि इनकी लैशेस थोड़ी लंबी भी हैं, अगर मस्कारा लगाएंगे तो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगी। आप आइज़ करें। मस्कारा आपका फैले ना और नीचे ना लगे, उसका तरीका ये होता है कि आप हाथ में टिश्यू भी ले सकते हैं। टिश्यू लेके मैं आपको बता देती हूँ। टिश्यू पेपर ऐसे रख के आप नीचे देखिए, जी। तो व्यूअर्स, हमने आई मेकअप इनका कंप्लीट किया। आपने देखा अभी हमने हैवी मस्कारा लगाया है, यहाँ पे आई बॉल पे हमने थोड़ा ग्लिटर लगाया है, कॉर्नर आप देख रहे हैं लाइनर थोड़ा लंबा करके लगाया है, आइज़ के नीचे लाइट सा कलर लगाया है एंड काजल के साथ सो कंप्लीट किया है। तो यू कैन सी कि इनकी आइज़ कितनी डिफरेंट और अच्छी लग रही हैं। अब इसके बाद अब हम करेंगे ब्लश ऑन। बेस और हाइलाइटर हमने कर लिया हुआ है, कंटूर भी हमने कर लिया हुआ है। ब्लश ऑन आप पीच या पिंक कोई भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। चीक्स पे अगर आप शिमर और ऐड करना चाह रहे हैं तो आप, अगर आपको ज़्यादा ग्लॉसी या ग्लोई लुक चाहिए तो आप शिमर चीक्स पे और ऐड कर सकते हैं। जिसे आजकल तो थोड़ा ट्रेंड फिर कम होता जा रहा है, बट कुछ अर्सा पहले बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड था शिमर का। स्टिल इन है, स्टिल इट्स इन, बट ये कि अब हम एंड करेंगे लिपस्टिक के साथ। लिपस्टिक अगेन मैं कहूँगी कि आपकी चॉइस है। अगर आपको लाइट कलर पसंद है तो आप लाइट लगाएं और देखें कि फंक्शन किस टाइप का है। अगर आपका कोई बहुत ग्रैंड फंक्शन है तो आप इसको डार्क लिपस्टिक भी लगा सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा आप बोल्ड एंड ग्लैमरस लगेंगे। और अगर आपका फंक्शन थोड़ा नॉर्मल वाला है तो लाइक कहने का मतलब ये है कि मेकअप का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसको उसी चीज़ को, उन्हीं टिप्स को सामने रखते हुए बोल्ड कलर्स या डार्क कलर्स लगा के आप ग्लैमरस लुक भी दे सकते हैं और थोड़ी नॉर्मल एंड सटल लुक भी दे सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस गैदरिंग में जा रहे हैं, कैसे किस तरह से आपका फंक्शन, आपका अपना पर्सनल फैमिली फंक्शन है या आप किसी की गेट टुगेदर में जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कलर स्कीम का ज़रूर ध्यान रखा करें, अदरवाइज़ वो फिर बहुत ऑड लगता है। तो अभी हम लिपस्टिक के साथ इनका मेकअप डन करेंगे तो हम आपको फाइनल लुक इनकी दिखाते हैं। जी, वेलकम बैक टू द शो। मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी ज़िंदगी, इतने सारे इवेंट्स, सब कुछ होते देखते हैं, तो ऑटोबायोग्राफी लिखने का क्यों नहीं सोच रहे? मैं क्या लिखूं उसमें, बताया ना, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, कुछ तल्ख तजुर्बात भी हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं भूल भी नहीं सकता, जिन लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ काम भी किया, लेग पुलिंग की, वो सारा। अब अगर ये मैं ऑटोबायोग्राफी की तरफ आता हूँ तो फिर मैं सच पे बिलीव करता हूँ। जब मैं सच लिखूँगा तो फिर बहुत बड़े हंगामे खड़े हो जाएंगे। नहीं, लेकिन हमारे जैसे लोग तो देखना चाहेंगे ना वो सच, कि इतने बड़े लेजेंड के साथ क्या क्या हुआ, वो और फिर जिंदगी में उसको किस किस टैकल फेजेस से किस तरह किया। हाँ। गुलू भाई, बात इस तरह है ना कि हमें हर कोई ये सिखाता है कि आपने जीत को सेलिब्रेट कैसे करना है।
हार को फेस कैसे करना है ये किसी ने नहीं बताया, ठीक है, कि कभी आप फेल हो जाएं, ठीक है, तो आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। हमें वो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, कि आपको कोई थप्पड़ मार जाए तो आपने जवाब कैसे देना है, ठीक है, अगर खुदा न खास्ता किसी की तलाक हो जाए तो उस पर रिएक्ट कैसे करना है, हमें तो वो कंडोलेंसेस भी नहीं पेश करनी आती। ओके, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये वाक़यात और ये सारी बातें हुई फिल्म इंडस्ट्री में मेरे साथ, तो उन लोगों ने ये सारी चीज़ें की जिनसे मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था, बिल्कुल। जिनके लिए मेरे दिल में बहुत एहतराम था, बहुत प्यार मोहब्बत था। अब करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार आप बड़े सीधे आदमी हो, आप इंडस्ट्री के आदमी नहीं हो, आप शोबिस के आदमी नहीं हो, तो किस तरह आप चल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आया। तो बराबर एक बंदा खड़ा हुआ था, वो कहने लगे जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है, अल्लाह चलाता है ऐसे लोगों को। तो मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, फिर मैंने अल्लाह पे छोड़ दी हर चीज़। वो जब मैं अल्लाह को जज बना देता हूँ तो फिर वो चीज़ें जो होती हैं वो खुद ब खुद मुझे और आगे लेके जा रही होती, और उसमें तरक्की होती और तरक्की होती। तो यही एक सबसे बड़ा मेरा ख्याल डिसीजन होना चाहिए, बजाय इसके कि जहाँ आप किसी को आप बुरा भला नहीं कह सकते हो, किसी को आप गाली नहीं, क्यों फटा होता है तो यही होता ना, मार रहे एक दूसरे को, गालियाँ दे रहे, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो भी आप नहीं कर सकते। आपका ज़र्फ़, आपकी तरबियत, आपका दिल आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप इसके साथ ये बदतमीज़ी करें या उसको आप रिप्लाई करें, और अगर आप करेंगे तो लोग कहेंगे आपको वो अपने सीनियर ने तो गाल कढ़ी है, तो अपने सीनियर ने चपेट मार, वो आप सूट नहीं कर दिए। तो इट इज़ बेटर कि आप खामोश हो जाएं, अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक, मुझे ये बताएं कि आपने बहुत सारी फीमेल के साथ काम किया, ठीक है, कौन सी फेवरेट है, अब आप ये पूछो। बाबरा सारे जी, फेवरेट लीली साहिबा, नहीं ना, मेरी सारी फेवरेट। फिर भी जिनके साथ तो बताएं। वो होता है ना कि एक काम करके एक कंफर्टेबल होता है, या वो जो है आपके साथ कंफर्टेबल होती हैं, तो इस तरह कुछ कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें। भाई मैं सबके साथ कंफर्टेबल था, मेरे साथ कोई नहीं थे कंफर्टेबल। अगर मेरे साथ कोई कंफर्टेबल होती तो कोई स्कैंडल ही बनता, कुछ ऐसी बातें होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें मैंने एक तरीका खुद ही निकाला सब, वो ये है कि जब मैं नया था तो मुझे बहुत, जो मेरी सीनियर हीरोइंस थी जिनकी फिल्में मैं देखता रहा स्टूडेंट लाइफ में, लाइक शबनम बेगम है, रानी बेगम है, ये लोग जो हैं, तो इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया बहुत अच्छे तरीके से। बल्कि रानी मरूमा जो थी वो तो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। ज़रा से मैं इधर उधर जाऊँ तो वो मैं ज़रा सा होता था कि भाई कहीं माइंड ना कर जाएं, उससे मेरी नर्वस या घबराहट कोई नहीं थी, लेकिन मैं ये करता था कि कहीं ये माइंड ना कर जाएं कि बड़ा शोखा हो गया, कि ये भी होता ना, साथ बैठ जाता आगे, तो मैं ज़रा इधर आ, उधर की कर, इधर बैठा कर, तू चुप कर, इधर बैठो, तुम क्यों शर्माते हो, तुम क्यों घबराते हो। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो आपकी अपनी एक प्राइवेसी, इस तरह का था। इसी तरह शबनम भाभी, लेकिन जो जब मेरे साथ की आई है जिसमें बाबरा थी, उनसे पहले कविता, और फिर अंजुमन साहिबा, हाँ ये बाद में आई हैं। बाबरा आई है, बाबरा के बाद फिर अंजुमन, साथ ही आई है तकरीबन, मैं और बाबरा अंजुमन हम लोग साथ ही आए। तो और वो भी शबाब प्रोडक्शन से हमने स्टार्ट लिया, शबाब साहब की मूवीज़ थी। फिर उसके बाद नीली नादरा आ गई, फिर सायमा आ गई, फिर रीमा आई, मीरा आई, बिल्कुल। तो रीमा की भी बहुत फिल्में, नीली नादरा के साथ बहुत हैं, अंजुमन के साथ हैं, सायमा के साथ हैं, और बस इसी तरह मतलब ये चलता रहा। तो मैं खुद ही सेट पे जाके मैं खुद वो उस माहौल को मैं ख़त्म करता था कि जहाँ पे कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम हो या किसी का मूड अगर ख़राब हो। नॉर्मली हमारे हीरोइंस का मूड ख़राब रहता है जब सेट पे आते, मैं क्या घर से लड़के आई हो, क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा यहाँ पे भी लड़ो हम लोगों के साथ, ताकि मज़ा आए, दुनिया देखे, तमाशा देखे, मीडिया को पता। तो वो फ्रैंकनेस वो होती, तो वो माहौल क्रिएट हो जाता था जो काम का माहौल होता था। अब मैं आपको बताऊं, जैसे ये मेरा नाम है मोहब्बत ही, वो सारे सीन्स जहाँ पे लोग देख के रोते हैं, जब एक ट्रेजेडी पोर्शन आता,
तो जब वो शॉट होता तो मैं और बाबरा बेपनाह हंसते थे और शबाब साहब हमें डांटते थे, हाँ आप लोग काम को मजाक समझ रहे हैं, आप लोग हंस रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अब लोग रोएं, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं। हम कहते हंसी आ जाती तो हम क्या करें। लेकिन ठीक है, उसके लिए भी फिर आपको बड़ा मतलब होना पड़ता है मेंटली प्रिपेयर कि जब आप काम कर रहे हो तो आपका जहन काम में, जब शॉर्ट हो गया तो आप उस काम से निकल आए, अब दोबारा आपको जोन में दाखिल होना पड़ता है। तो उसके लिए ये है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि बैक ऑफ द माइंड जो है ना आपका जहन चलता रहता है। मसलन अगर मैं आऊँगा सेट के ऊपर, कहा भाई कितनी सीन है आज, उसने कहा जी 3 सीन है, तो मैं तीनों सीन पढ़ता हूँ। अब एक सीन जो स्टार्ट होता है जो चल रहा है तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन बाकी 2 सीन जो मेरे जहन में फंसे हुए हैं, वो बैक इन द माइंड किधर नहीं यस, किधर चल बैक रहा ऑफ द माइंड वो है मेरे, कब इसका वो मूड है, इसके बाद वो सीन होगा, लेकिन जो मैं सीन कर रहा हूँ उसकी जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। ठीक है। क्या बात है। हम लोग सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे। चंद एक चीज़ें हैं आपके फलाही कामों के हवाले से, फिर आप क्रिकेट लवर हैं उसके हवाले से पूछूंगा, और सियासत का रुख क्यों नहीं किया ये भी जानेंगे। ठीक है, एक हम लोग सेगमेंट पे चलते हैं, वहाँ से वापस आएंगे और फिर और कुछ बातें करेंगे, और वक्त भी कम है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि 2-3 प्रोग्राम्स होते तो और फिर हो भी जाएं। हाँ, तो वेल आप लोग सेगमेंट की तरफ जाएं, वापस आते हैं, इसे आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक टू द शो। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि बातों का सिलसिला ख़त्म हो, लेकिन हमारी मजबूरी है। बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंच गए हम प्रोग्राम के। बहुत सारे वेलफेयर के कामों के बारे में आपके सुना, बच्चों की जो मदद कर रहे हैं, जो शौकत खानम हॉस्पिटल बनने में आपका जो बहुत बड़ा किरदार था खान साहब के साथ, उसके बारे में भी सुना। तो ये सारी चीज़ें जब करते हैं, क्यों करते हैं, क्या वो इंस्टेंट होती है जिसकी वजह से ये करने पे मजबूर हो जाते हैं, और अभी तक अपना घर नहीं बनाया, क्यों?
ये वो कैसे पता कि अपना घर नहीं बना? बस पता लग गया मुझे। ये सोशल मीडिया से होगा। अच्छा, अपने घर का भी मैं क्लियर कर दूं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घर बनाया था एक कैनाल पे, और वो नैयर अली दादा उसके आर्किटेक्ट थे, और इस तरह बनाया था कि जब उसका फ्रंट एलिवेशन जो था वो मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आया, तो मैंने फ्रंट का आधा घर तोड़वा दिया। फिर मैंने कहा इसको दोबारा से इस तरह से कर दें। तो नैयर अली दादा ने कुछ नहीं कहा आपको? हैं? फ्रंट एलिवेशन तोड़वाने पे उन्होंने नहीं कुछ कहा आपको? नहीं, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपकी पसंद है, मतलब वो थोड़ा सा मुझे जम नहीं रहा था, जहन में जच नहीं रहा था, तो वो उसको उन्होंने फिर चेंज कर दिया। उन्होंने ठीक है, क्योंकि मुझे उस ज़माने में सेंस नहीं थी, उन्होंने जो अपना बना के दिया था वो मैं उसको विजुलाइज नहीं कर नहीं पाता कर था। पा रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि जब वो घर मैंने बेचा तो वहाँ से फिर वो मैंने एरिया भी चेंज किया, मॉडल टाउन एक्सटेंशन, अब मैं वहाँ चला गया, स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी। तो मेरा प्लान ये था कि जब इंडस्ट्री पे क्राइसिस आए तो खर्चे तो रुकते नहीं, आपके खर्चे बिल्कुल। बढ़ते रहते हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे प्रोवोक किया कि इस तरह से बिज़नेस है कंस्ट्रक्शन का, ये वो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसमें ये था कि 2 साल के लिए मैं रेंट पे रहूँगा, और उसके बाद मैं उससे पैसे रिकवर कर लूँगा, तो मैं दोबारा यहाँ घर बना लूँगा एक कैनाल पे, फिर दोबारा से आ जाएगा। लेकिन वो कुछ हालात भी ख़राब हो गए, फिर पॉलिटिकल हालात ख़राब हुए। जब क्राइसिस आते हैं, आपको पता है हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सारे बिजनेस जो हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। तो वो सारा हुआ, लेकिन मैं जब चाहूँगा वो बना लूँगा। फिर जब मैंने देखा कि कोरोना आ गया, सारे काम रुक गए, तो मैंने कुछ डिफरेंट जगहों पे प्लॉट्स लेके रखे हुए हैं। तो अब मैं जब चाहूँ मैं घर बना लूँगा, कोई ऐसा टेंशन नहीं। अब बहुत से लोग हैं जो किराए के घर में रह रहे हैं, किराए के घर में रहना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को टेंशन होती है, या फिर उनकी मोहब्बत है। तो गुल्लू भाई मुझे ये बताएं कि इतना खान साहब के साथ भी गहरा ताल्लुक़ रहा आपका, सियासत क्यों नहीं ज्वाइन की? हाँ, देखें, सियासत का प्रॉब्लम ये है कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, वो उनकी फॉलोइंग हर जगह होती है। वो नून ग्रुप में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, जमात इस्लामी में भी है, और पीटीआई में भी है, एमक्यूएम में भी है, पख्तून सोसाइटी है, वो जितनी भी हमारी वो होती है पॉलिटिकल पार्टीज, एएनपी वगैरह। अब अगर एक पार्टी के साथ आप अटैच हो जाए तो दूसरे हर्ट होते हैं। सही बात है। हर फैन जो होता है वो समझता है कि यार ये मेरा आदमी है। बिल्कुल। वो जब उसको स्क्रीन पे देख रहा होता है या टीवी स्क्रीन पे देख रहा होता है तो वो ये फील करता है कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है। हालांकि आप उसको नहीं जानते, लेकिन वो आपको जानता है, वो आपको देख रहा है। बिल्कुल। तो वो एक प्रॉब्लम। अब मुझे मैं आपको बताऊं कि मुझे इमरान खान साहब ने खुद मेरे घर भी आए 1-2 दफ़ा, मैं भी गया हूँ, और उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया कि भाई बहुत करते हो आप काम वेलफेयर के लिए। मैंने क्रिकेट टीम बनाई सबसे पहले शोबिज़ आर्टिस्टों को, उससे फिर मैंने उसको यूज़ किया मैंने इस तरीके से, अच्छे कामों के लिए। हाँ, वेलफेयर के लिए। तो सबसे पहला जो मैच करवाया था हैदराबाद में, क्या था, वो भी कोई फंड रेजिंग के लिए था। जो नईम बुखारी साहब बैरिस्टर भी हैं और एंकर भी हैं, उन्होंने मुझे आके कहा इस तरह करना है। फिर मोहम्मद अली साहब से उन्होंने मुझे फ़ोन करवाया, मैंने कहा ठीक है करते हैं। वो फिर कंटिन्यू होता रहा कंटिन्यू। तो फिर उसमें सैलाब ज़दगान के लिए भी किया, अभी जो ज़लज़ला आया था उसमें भी किया, और फिल्म इंडस्ट्री में मैंने वेलफेयर फ़ंड बनाया, और स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए भी किया, और फिर शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए किया। बल्कि इस हवाले से मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि अभी जब वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए मेरी रिकमेंडेशन गई तो खान साहब हैरान हो गए, कहने लगे यार इनको अभी तक नहीं मिला, कमाल है भाई, इनको मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए था इनको। उन्होंने भी, और जो फिरदौस आशिक अवान साहब उन्होंने भी कहा, वो भी हैरान थी आपको अभी तक नहीं मिला। मैं कहा नहीं, क्यों? मैंने कहा मैंने मांगा ही नहीं कभी, ये तो मुझसे किसी ने सीवी मांगी थी तो मैं दिया। तो एनीवे आई एम थैंकफुल टू देम दोनों का। तो किया, उसके बाद मैं और भी करना चाह रहा था, फिर ये कोविड आ गया, फिर वो गुरु भाई अल्लाह पाक ने यही इज्जत आपको नवाजी है, ठीक है, कि इतना आपने काम किया, लोगों का एहसास करते हैं, इसीलिए लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। मैं चाहूँगा बिल्कुल आखिरी लम्हात चल रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज, और 40 मिनट से आप हमें भी नोट कर रहे हैं, हमारे लिए भी कोई नसीहत करते जाए। अच्छा, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि मेहनत करें, और अपने प्रोड्यूसर्स को
जो एक प्रोफेशनलिज्म का एक तरीक़ेकार वो आप उनको दें, प्रॉपर टाइम पे जाएं, किसी किस्म का कोई एटीट्यूड ना रखें और किसी को शिकायत ना दें। जब आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करेंगे तो आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। बिल्कुल। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो मेरे जूनियर हैं, तो वो जब शॉट देते हैं, काम वाम हो जाते हैं, तो डायरेक्टर कहता है एक टेक और लेंगे। क्यों एक टेक और, किस बात की? कोई एक टेक नहीं, यही है वही है, समझे ना? गलत। मैं देखता हूँ कि भाई, मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ क्या फॉल्ट, उसने कहा ये मसला होगा, तो मैं चाह रहा था एक टेक। बिल्कुल। आप बोले, मैंने कहा मेरा राइट नहीं है बोलने का, क्योंकि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, दिस इज़ बिटवीन यू एंड हिम। लेकिन उसको टेक देनी चाहिए थी दूसरी। अगर डायरेक्टर मुतमईन नहीं है, आप ही का काम अच्छा होगा उससे। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना चाहिए। तो ये बात है। और क्या सवाल था? हमारे लिए हमारे लिए नसीहत। कोई नसीहत? हाँ, आप लोग तो मुझे लग रहे हैं कि पिछले 50 साल से एंकर कर रहे हैं शो को। माशाल्लाह, बोथ आर वेरी कॉन्फिडेंट थैंक यू। और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ, बहुत अच्छा। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकालने का नहीं, हमारे मैं लिए वही बहुत बात है ना, शुक्रिया। मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। मेरे दोस्त हैं राना सुहेल साहब इंशाल्लाह फिर और बार बार आपको लाएंगे हाँ हम। जी, सरदार सदाकत साहब। सरदार सदाकत साहब का भी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत क्योंकि शुक्रिया। ये वो मुझे- मैं आया शो नहीं, जो मैं है लाया वो गया करवाने में हूँ, उनका नो डाउट बहुत मुझे बड़ा बहुत किरदार बड़ा है। हाथ है। राणा साहब के भी शुक्रगुजार हैं। और अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमें दोबारा भी ये जो है मौका देंगे कि जरूर, हमने जो जरूर, जहाँ से इंशाल्लाह। बातें तोड़ी छोड़ी है, हैं वहीं से आगे जो है हम लोग बढ़ाएं और इस इंटरव्यू का एक पार्ट 2 भी अपने नाजरीन के लिए लेकर आएंगे। लेकिन इंशाल्लाह। फिर एक और सुबह को आपसे मुलाकात होगी। मुझे और हलीमा को दीजिए इजाज़त। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।